हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिटोरियल वॉल्यूम 7 की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले दरोगा, बिहार पुलिस, पीटी और दरोगा मैथ्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दरोगा वॉल्यूम 7 की। तो और बात करते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक की मैथ का क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर के मैथ को देख सकते हैं, मैथ सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो वहीं बात करते हैं तमिलनाडु राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। और बात करते हैं विदेशी पर्यटन में तमिलनाडु भारतीय राज्य में शीर्ष पर है। वहीं बात करते हैं घरेलू पर्यटन में तो उत्तर प्रदेश जो शीर्ष पर रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियन 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक की बात करें तो इला वेनिल बलारिवन ने जीता है। इला वेनिल बलारिवन ने जीता है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की। तो अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, यानी कि वह प्रसिद्ध नृत्यांगना किस क्षेत्र की थी। तो बात करते हैं वो तो कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और वहीं बात करते हैं इसके बारे में और भी, तो इनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो बात करते हैं 13वें की, तो यह भारत के द्वारा की जाएगी। और बात करते हैं इसके बारे में और भी, तो इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में इसका ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर चुके हैं। और बात करते हैं वहीं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं। तो बात करते हैं ब्रिक्स से, तो 20 से हो जाता है ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका हो जाता है। यानी कि बात करें तो 5 देश हैं अभी ब्रिक्स में। और ब्रिक्स देश का कोई मुख्यालय नहीं होता है। जो ब्रिक्स देश का मतलब जो देश उस साल होस्ट करते हैं वही उसका मतलब मैन यानी मुख्य सदस्य होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत की गई थी। तो बात करते हैं सर्व पावर योजना की डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत किया गया था। और बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और बात करते हैं इस योजना के बारे में। यह योजना जो है महिलाओं में शोध, रिसर्च आदि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है। यानी कि महिलाओं में को इंजीनियरिंग, शोध, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का उद्देश्य के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तो जोवियन ग्रह की बात करते हैं तो यह मंगल एक जोवियन ग्रह नहीं है। और जोवियन ग्रह उसे कहते हैं जो बड़े आकार के होते हैं उसे जोवियन ग्रह कहते हैं। जो बड़े आकार के नहीं होते हैं उसे बड़े जोवियन ग्रह नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो बिग बैंग की घटना की बात करते हो 13.7 वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि बात करते हैं इसका आंसर नंबर डी हो जाएंगे। और बात करते हैं बिग बैंग की घटना का सिद्धांत तो बेल्जियम खगोलविद जॉर्ज एम लेवेंटर के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। कोयला की बात करें तो यह अपसादी चट्टान यानी अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के हिसाब से अनुसार से प्रतिशत कितना है। तो बात करते हैं 0.005 है। अब बात करते हैं वही वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा जो है नाइट्रोजन की पाया जाता है, जो लगभग 78% है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस की संख्या लगभग प्रतिशत की मात्रा 30 से 21% लगभग है। और वहीं बात करते हैं कि आर्गन की प्रतिशत मात्रा तो 0.93% आर्गन की प्रतिशत मात्रा है लगभग में। और वहीं बात करते हैं CO2 की प्रतिशत मात्रा की बात करते हो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है। सार्गेसो सागर की बात करें तो यह एक अटलांटिक महासागर का भाग है। और वहीं बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस आकार का होता है। और वहीं बात करते हैं यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है, यानी संपूर्ण संसार का छठा भाग है। और इसी महासागर के तट पर मोटी परत की तरह जमी हुई घास तैरती रहती है, उसी को सार्गेसो सागर कहते हैं। और व्यापार के दृष्टिकोण से बात करें तो अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो यह बात करते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और बात करते हैं अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 70वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बात करते हैं कश्मीर घाटी बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख के निर्माण की बात करें तो यह नर्मदा और ताप्ती के द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध डेल्टा निर्माण सुंदरबन क्षेत्र उदाहरण है इसी का, और यह विश्व प्रसिद्ध है। और यह डेल्टा निर्माण जो है बंगाल के सुंदरबन में करते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो बात करते हैं तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और बात करते हैं वृद्ध गंगा भी, ऐसे गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के त्रिभंकन के पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की बात करते हैं यह महाराष्ट्र के त्रिभंकन की पहाड़ी से निकलती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, तो पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? पोचमपाद परियोजना की बात करें तो यह गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? टीन का अधिकांश उत्पादन की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में होता है। और वहीं बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में चांदी कच्चा तेल की उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और वहीं बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में बॉक्साइट निकेल क्रोमाइट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है उड़ीसा। और वहीं बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक कॉफ़ी मक्का सोना सूरजमुखी उत्पादन में भारत में अग्रणी है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और वहीं बात करते हैं मैनचेस्टर इसे क्यों कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और वहीं बात करते हैं दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो बात करते हैं इनमें से किसी की, यानी कि बात करते हैं नहीं लगती है। तो बात करते हैं भूटान 699 किलोमीटर भारत से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं बात करते हैं 4 राज्यों से सीमा भूटान की लगती है। तो बात करते हैं इनमें से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों से सीमा भूटान की लगती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर की बात करें तो अपना उपदेश तो यह प्राकृत भाषा में दिया था। वहीं बात करते हैं गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की, तो द्वितीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो बात करते हैं यह कलाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। वहीं बात करते हैं प्रथम बौद्ध संहिता के बारे में, तो 483 ईसा पूर्व राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। वहीं बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संहिता की, तो 483 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कौमी की अध्यक्षता में कलाशोक के शासनकाल में किया गया था। वहीं बात करते हैं तीसरे बौद्ध संहिता की, तो 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र विष्णु के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में किया गया था। वहीं बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संहिता की, तो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। और वहीं बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो बात करते हैं यह विदिशा में स्थापित किया था। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो चेदी वंश के संस्थापक की बात करें तो महामेघवाहन चेदी वंश के संस्थापक थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। आइए तो बात करते हैं वहीं वासुदेव की, तो वासुदेव की बात करें तो यह कर्ण वंश के संस्थापक थे। और वहीं बात करते हैं सिमुक की, तो सिमुक के बारे में बात करते हैं, या सिमुक सातवाहन वंश के शासक थे। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब तो प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? बात करते हैं प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो बात करते हैं यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। अगर यह कहे तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि हुनों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था, तो इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? तो यह बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसी ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का
पुनरुद्धार करवाया था, यानी कि स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो यह 1025 में आक्रमण किया था। और बात करते हैं इन्होंने इसका पहला आक्रमण जो था 1000 यानी कि 1001 ईस्वी में इनके द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि और बात कर लेते हैं इस समय में, उस समय की बात करते हैं। भीमदेव काठियावाड़ वहाँ के शासक था जो कि बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। और महमूद गजनवी सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था और उत्बी फारूकी अलबुर्नी फिरदौसी इसी के दरबार में रहते थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यह बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का नींव रखा था। और 1206 ईस्वी में बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलम्बस का स्थापना किया था। और बात करते हैं यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसी ने अपनी राजधानी में लाहौर में बनाई थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसे लाक्स बख्श के भी नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं 1210 ईस्वी में चौगान जिसे वर्तमान में पोलो कहा जाता है, पोलो के नाम से प्रचलित है, उसी यानी कि पोलो खेलते समय या घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद इसे फिर से लाहौर में दफना दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वहीं बात करते हैं 1333 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था, यानी कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और वहीं बात करते हैं यह यानी इब्न बतूता की, तो यह मोरक्को देश की निवासी थी। और बात करते हैं रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। और बात करते हैं वहीं अभी वर्तमान में जो हीरोइन है नोरा फतेही जो हीरोइन है ये भी मोरक्को देश के ही निवासी है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी 33वें क्वेश्चन की, तो बात करते हैं सरहिंदी का युद्ध कब हुआ था? सरहिंदी का युद्ध की बात करें तो 1555 ईस्वी में हुआ था। और वहीं बात करते हैं यह युद्ध जो लड़ा गया था मुगलों और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया था। और वहीं बात करते हैं अब पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बात करते हैं यह हुसैन इब्रू अली वैज के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं वहीं बदायूनी के, तो बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और बात करते हैं इब्राहिम सरहिंदी की, तो इब्राहिम सरहिंदी की बात करें तो यह अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह चिनकुली खां को यह उपाधि प्रदान की गई थी। बात करते हैं 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना चिनकुली खान ने ही किया था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? अब बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन था। और बात करते हैं सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो यह बात करते हैं महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1871 ईस्वी में किया गया था। और वहीं बात करते हैं महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र के सुकरात भी कहा जाता है। और यह गोपाल कृष्ण गोखले का आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि की बात करें तो यह किनके बीच हुआ था? तो बात करते हैं अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मद्रास की संधि थी, यानी कि यह बी नहीं होगा तो दोस्तों यह ए हो जाएंगे, अंग्रेज और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुआ था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की, तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक की बात करें तो महात्मा गांधी थे। और महात्मा यह समाचार पत्र की बात करें तो यह हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। और बात करते हैं महात्मा गांधी की अन्य और पत्रिकाएं, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनके पुस्तक थे। और बात करते हैं हरिजन पत्रिका के संपादक भी यही महात्मा गांधी ही थे। बात करते हैं यूके सिन्हा समिति इनमें से किससे संबंधित है? यूके सिन्हा समिति इनमें से किससे संबंधित है? तो बात करते हैं यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम बोर्ड यानी एमएसएमई से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? यानी कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा की बात करें तो यह विशेष आहरण अधिकार है।
और बात करते हैं कागजी मुद्रा कृत्रिम मुद्रा विशेष आहरण अधिकार है, वहीं बात करते हैं विशेष आहरण अधिकार की, तो इसे SDR का कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो बात करते हैं निवेश शामिल नहीं होता है, और निवेश, विदेशी ऋण और आंतरिक बाजार, ये तीनों शामिल होता है, और निवेश शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं, बजट घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयता को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव होता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव होता है, यानी कि बात करते हैं आयात सस्ता हो जाता है, ये गलत है। और बात करते हैं निर्यात सस्ता हो जाता है, ये सही है। और आयात महंगा हो जाता है, ये यानी कि ये भी सही है। और वही बात करते हैं निर्यात महंगा हो जाता है, ये गलत है। यानी कि बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं भारत की अब तक में कितनी बार यानी कि मुद्रा का मूल्यांकन किया गया है? तो अब तक में 3 बार किया गया। और कब कब किया गया है? तो 1949 में, और 1966 में, और 1991 में बात करें तो ये इसका मुद्रा का मूल्यांकन किया गया है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है 45वें क्वेश्चन। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का मूल्यांकन किया गया है? तो बात करते हैं 3 बार। अभी तुरंत इस क्वेश्चन का यानी कि जवाब दिया गया है, तो यह 3 बार हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल होते हैं? तो बात करते हैं यह विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, ये शामिल होते हैं। IMF के पास रिजर्व कोष और स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियाँ, यानी कि ये सभी के सभी हो जाएंगे, ये सभी शामिल होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो यह प्रक्रिया नियम समिति की, और संचालक समिति की, वित्त एवं कर्मचारी समिति की, यानी कि सभी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या होती है? यानी कि संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता की बात करें तो यह बात करते हैं शक्तियों का कठोर पृथक्करण, यानी कि शक्तियों की कठोर पृथक्करण की बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन की प्रमुख विशेषता होती है, न कि यह संसदीय प्रणाली की होती है। और बात करते हैं वही दोहरी कार्यपालिका की, तो यह हो जाएंगे संसदीय प्रणाली में होते हैं। और वहीं बात करते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे, और एक गलत है, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 49वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो मूल अधिकारों के संबंध में यह सही नहीं है, तो बात करते हैं ये असीमित नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएंगे वे। और बात करते हैं ये अस्थायी नहीं है, ये भी गलत हो जाएंगे। ये वाद योग्य होते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। इसका आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बात करते हैं यह कथन भीमराव अम्बेडकर की, तो यह अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसमें विधि के समान समानता का अधिकार वर्णित है। और वहीं बात करते हैं 15 की, अनुच्छेद 15 की, तो इसके अंतर्गत धर्म, नस्ल, लिंग या जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध इस 15 के अनुच्छेद में वर्णित है। और वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, तो इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात करें तो राष्ट्रपति बुला सकता है। और वहीं बात करते हैं संयुक्त बैठक की, तो यह अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन मिलता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यवादी की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्रशासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधि हो सकता है? लोकसभा में केंद्रशासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधि हो सकता है, यानी कि कितना हो सकता है? तो बात करते हैं यार 20 से अधिक नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर 20 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं 54वें क्वेश्चन की। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना, तो न्यूनतम आयु की बात करते हो 30 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। और विधानसभा की बात करते हो तो इसका सदस्य होने के लिए भी 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना, तो न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं बात करते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। और वहीं बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं 250 होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो यह कभी भंग नहीं होता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन होना अनिवार्य होता है, तो संसद का अनुमोदन होना बहुत ही जरूरी होता है। और बात करते हैं संसद का वर्णन, तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन मिलता है। और इसके अंतर्गत बात करें तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और वहीं बात करते हैं संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और वहीं बात करते हैं लोक लेखा समिति में तो कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं। और वहीं बात करते हैं राज्यसभा से 7 होते हैं। और बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति की, और इसे जो कहते हैं यानी कि इस समिति को जो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और बात करते हैं प्राक्कलन समिति में लोकसभा के यानी कि लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। लोकसभा के कुल 30 मेंबर होते हैं और यह सत्ताधारी पक्ष का ही इसमें सब मेंबर होते हैं। और बात करते हैं ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जाते हैं और अक्सर ही पूछे जाते हैं। यह पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सब से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो चिराग शेट्टी की बात करें तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और बात करते हैं इनको 2020 की बात करें तो इसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो ये PD वाघेला है। और वहीं बात करते हैं ट्राई की। ट्राई का स्थापना की बात करें तो 1997 में ट्राई का स्थापना किया गया था। और ट्राई की फुल फॉर्म की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया इनके फुल फॉर्म है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के काजी नींबू को GI टैग प्रदान किया गया है, तो किस राज्य के काजी नींबू को GI टैग प्रदान किया गया है, तो वहीं बात करते हैं असम के काजी नींबू को GI टैग प्रदान किया गया है। और वहीं बात करते हैं असम के बारे में, तो असम में चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य असम है। और वहीं बात करते हैं असम की, तो असम के तेजपुर की लीची को भी GI टैग प्रदान किया गया। और बात करते हैं GI टैग की, तो GI टैग की स्थापना की बात करते तो 1999 में किया गया था। और इसका जो बात करते हैं इसका GI टैग की वैलिडिटी की बात करते हैं 10 वर्ष का होता है। और बात करते हैं सबसे प्रथम GI टैग दार्जिलिंग के चाय को सर्वप्रथम GI टैग 2004-5 में दिया गया था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और वहीं बात करते हैं यह उत्तराखंड का पहला रामसर साइट होगा। और आप लोग से ये क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में टोटल भारत में कितने रामसर साइट है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता कौन है, तो बात करते हैं यह जो किया है तो यह बात करते हैं वोल्कन वेजिकर के द्वारा किया गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता वोल्कन वेजिकर के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं वहीं अगले क्वेश्चन की, तो अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की बात करें तो यह कहाँ मनाया गया है, तो यह केरल राज्य में मनाया गया है। अब बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो बात करते हैं 74वां स्थान प्राप्त है। और वही बात करते हैं पहले स्थान पर स्वीडन है। और यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग की बात करें, यह रैंकिंग से संबंधित लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसको याद रखिएगा। इसको 1 नंबर आपको पक्का करने के लिए यह रैंकिंग जो है, जितना भी रैंकिंग है तो उसको टोटल याद कर लेना है, आपको 1 नंबर पक्का करने में यह मदद करेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में पब्लिक अफेयर्स
इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो किसने प्राप्त किया है? तो बात करते हैं केरल ने प्राप्त किया है। वहीं बात करते हैं यूपी को अंतिम स्थान मिला है। और बात करते हैं वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा राज्य को प्रथम स्थान मिला है और मणिपुर को बात करें तो अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करते हैं यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी और लक्षद्वीप को पहले स्थान पर रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो बात करते हैं ब्रिटेन में समिट यानी कि आयोजित किया गया। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं यह रानी रामपाल को यह 2020 से एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जेसी बॉस साहित्य पुरस्कार 2020 के रचयिता यानी विजेता कौन है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता की बात करें तो यह एस हरीश इसके विजेता है। और अगले क्वेश्चन की यानी कि यस हरीश की बात करते हैं तो जो एक मलयालम साहित्य के लेखक हैं, जो जेसीबी पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह भारत का सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार भी माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अब बात करते हैं 69वें क्वेश्चन की, तो वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो बात करते हैं टाइलर पुरस्कार की, तो यह पवन सुखदेव को प्रदान किया गया। और बात करते हैं 2020 में टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचंद सिंह को दोनों को एक साथ दिया गया था और बात संयुक्त रूप से दिया गया था। और बात करते हैं यह पुरस्कार टाइलर पुरस्कार की, तो यह पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना पुरस्कारों में से एक है और यह पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कोविड-19 के कारण महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य की बात करें तो यह हरियाणा था। और अब और भी कोविड-19 के कारण जो भी सवाल आते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम के मुख्य पार्ट बन सकते हैं। आइए बात करते हैं कोरोना के बारे में और भी। अगर वहीं पूछे तो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान है और कोरोना के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य की बात करें तो यह पंजाब है। और वहीं बात करते हैं कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य की बात करते तो गोवा है। और भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला की बात करते तो यह केरल में मिला था। और वह कौन सा क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं मिला था? तो यह लक्षद्वीप में नहीं मिला था। इसे याद रखना है दोस्तों, 1 नंबर आपको जरूर दिलाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की, तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो बात करते हैं यह इटली के द्वारा की जाएगी। और वहीं बात करते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक की बीजिंग में यानी बीजिंग चीन में होगा, यानी कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होने वाला है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह बात करते हैं तो गुजरात में किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दी एंड गेम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? दी एंड गेम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह बात करते हैं यह पुस्तक जो है एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखे गए हैं। तो एस हुसैन जैदी के द्वारा यह पुरस्कार यानी कि पुस्तक लिखे गए हैं। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बात करते हैं 2024 तक रखा गया है। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO के साइंटिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह बात करते हैं हेमंत पांडे को सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करते हैं हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वहीं बात करते हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इसे चुना गया है। और बात करते हैं किर्गिस्तान की राजधानी की, तो बिश्केक इसकी राजधानी है। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देश की पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। देश का पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो अब बात करते हैं यह उत्तराखंड में विकसित किया गया है। वहीं बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि ये इसकी बात करें तो यह एक अदिश राशि है विद्युत धारा की। और बाकी ये सब बात करते हैं तो अदिश राशि के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताप के बढ़ने से द्रवों की सांद्रता क्या होती है? ताप के बढ़ने से द्रवों की सांद्रता की बात करें तो यह घट जाती है। और वहीं बात करते हैं गैसों की सांद्रता की ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो बात करते हैं एल्युमिनियम एक अचुंबकीय पदार्थ है। और वहीं बात करते हैं प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश की तरंग सिद्धांत की बात करें तो हाइगेंस ने दिया गया था, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था।
अब बात करते हैं सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु के अवयव है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तो वहीं बात करते हैं तो तंबा, जस्ता और निकेल जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कर्नेलाइट की बात करते हैं यह मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्टारफिश किस संघ की जंतु है? तो स्टारफिश की बात करते हो यह इकाइनोडर्मेटा के संघ के जंतु है। और वहीं बात करते हैं इस संघ के जंतु यानी इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु सभी समुद्री होते हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो न्यूक्लियस एक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। वहीं बात करते हैं सबसे छोटा कोशिकांग की, तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। वहीं बात करते हैं कि यदि माता का रक्त समूह O और पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चे में संभावित रक्त समूह होगा। तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? तो बात करते हैं AB, इसमें बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा। और बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग की बात करें तो यह जीवाणु के कारण होता है। और वहीं बात करते हैं, अब बात करते हैं यानी कि 90 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक होते हैं? तो घाव बढ़ने में सहायक होते हैं विटामिन सी। और वहीं बात करते हैं विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को तापक्रम नियंत्रित करता है? यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रित करता है? तो बात करते हैं यह हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के जो भाग होते हैं यानी कि यह तापक्रम को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? तो बात करते हैं यह एबिसेसिक अम्ल वृद्धिरोधक हार्मोन है। वहीं बात करते हैं प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो यह बात करते हैं तो अमाशय से प्रारंभ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नौतंकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नौतंकी नेशनल पार्क की बात करें तो यह नागालैंड में स्थित है। और बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड की बात करें तो यह हमेशा सीधा होता है। और यह क्वेश्चन की बात करें तो दरोगा SI मेंस में पूछे गए हैं और भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। और तो यह आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। तो बहुत ही मस्ट यानी कि VVI कह सकते हैं। तो इसको जितना स्टार लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकस निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस की बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ओरिनिको नदी के किनारे स्थित है। आइए बात करते हैं, यह दक्षिणी अमेरिकी देश है यानी कि यह जो वेनेजुएला की बात करते हैं यह दक्षिणी अमेरिकी देश है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह जो बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। और वहीं बात करते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। और बात करते हैं 49वीं समांतर रेखा की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम जो बात करें तो हैकेल के द्वारा किया गया था। वहीं बात करते हैं इकोसिस्टम की बात करें तो टॉन्सले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्टोटिंग किस देश की संसद है? तो स्टोटिंग की बात करें तो यह रिक्सडाग यानी कि स्टोटिंग की बात करें तो यह नॉर्वे देश की संसद का नाम है। वहीं बात करते हैं रिक्सडाग की, तो रिक्सडाग स्वीडन देश की संसद का नाम है। वहीं बात करते हैं फोल्केटिंग की, तो यह फोल्केटिंग डेनमार्क संसद का नाम है। वहीं बात करते हैं ब्राज़ील की संसद की नाम, तो कांग्रेस ब्राज़ील के संसद का नाम है। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 100वें क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की, युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? युद्ध नृत्य बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। और दोस्तों बात करते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।